बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क की सियासत नाज़रीन इस वक्त समझ से बाहर है। चीज़ें किस तरह मैनेज हो रही हैं, हुक्मरान क्या सोच रहे हैं फैसला साजी करते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं अपोजिशन वो जिस रेजिस्टेंस का मुजाहरा कर रही है, हालात का तकाजा है कि ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू हो। क्या इकनॉमिकली इन तमाम लोगों ने, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा, क्या इकनॉमिकली इन तमाम लोगों ने हमें इतना डैमेज नहीं किया कि आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं? ये इन तमाम की जिम्मेदारी है कि अब ये मिल बैठकर कोई एक ऐसा लाएअमल बनाए जिससे ये मुल्क चल सके, और अगर ये मुल्क होगा तो ये लोग सियासत कर सकेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हालात में तलखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये इस नहज पर आ गई है कि ना कोई कानून को मानने को तैयार है, ना कोई आइन को मानने को तैयार है, ना कोई जुडिशरी को मानने को तैयार है, ना पार्लियामान को मानने को तैयार है। हर उस चीज़ को हम मानने को तैयार है जिसका अल्टीमेट हमें फ़ायदा हो। जहाँ पर हमारे खिलाफ कोई चीज़ हो, हम उस चीज़ से इनकारी हो जाते हैं, हम उस सिस्टम को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो तो अपनी मर्जी के फैसले मंजूर हैं, अदरवाइज़ जो जज हमारे खिलाफ फैसले दे उनके खिलाफ कैंपेन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वफाक में, उनके हक में फैसले हो तो बल्ले बल्ले जुडिशरी की, अगर उनके खिलाफ फैसले हो तो फिर फौरी तौर पर कानून साजियाँ भी, और पार्लियामेंट से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ तहरीकें जो हैं वो मंजूर की जा रही हैं। तो ये हालात किस नहज पर जा रहे हैं, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नवाब साहब, अब सिर्फ नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, ये रहनुमा तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं रहनुमाई तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल ज्वाइन तो करूँगा कहीं कभी न कभी। देखिए, मैं इंसाफ की बात करता हूँ, तहरीक तो पार्टी है, लेकिन मैं हमारे इंसाफ की बात करता रहा हूँ हमेशा से, अब भी इंसाफ की ही बात करूँगा जी। अच्छा नवाब साहब, मुझे बताइएगा, आज जो हालात है, नो डाउट इसमें कसूरवार कोई एक नहीं है, ये इज्तमाई तौर पर सबके कसूर है, सबकी गलतियां हैं जिनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही, चीज़ें किसी जगह पर आकर रुक नहीं रही जहाँ से बेहतरी का रास्ता शुरू हो सके। हैदर खान, आप देख लीजिए कि इसमें जिम्मेदारी किस पे आयद कर सकते हैं हम। हक का तकाजा यही है कि आप देख लीजिए कि इस वक्त अपोजिशन में सिर्फ एक पार्टी है और हुकूमत में कोई तकरीबन 13+ पार्टीज है। तो अब आप देखिए कि कलेक्टिव विजडम 13-14 पार्टियों का कहाँ है और एक पार्टी का कहाँ है। एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मांगती है, यही इलेक्शन वो 14 पार्टियां जो है उनके सब के सब लीडर, सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ हैं, वो कहा करते थे कि वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत देने का मतलब होता है कि आप इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे तभी तो इज्जत मिलेगी। जब अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से भागेंगे तो वोट को इज्जत कहाँ मिलेगी, फिर तो किसी और चीज को इज्जत मिलेगी। ठीक है जी। अब मुल्क का मसला ये है कि हम समझ नहीं पा रहे, हम नफरतों और मोहब्बतों के मारे हुए हैं जी। तो जब सब पार्टियां चाहती थी कि इलेक्शन हो, तो इलेक्शन वैसे भी किसी भी रिपब्लिक में, पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, अवामी जमहूरिया है जी, इस्लामी जमहूरिया है, तो इस्लाम भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइन है, कुरान शरीफ। ठीक है जी। तो अगर हम चाहते तो बड़े आसानी के साथ इलेक्शन करवा लेते। ये टाइम एंड अगेन हर पार्टी ने कहा हुआ है कि आप इस्तीफा दे दें, आप असेंबली तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब आप देख लीजिए कि ज्यादा खराबी किस तरफ है। तो यकीनन हु ड्रू फर्स्ट ब्लड, लड़ाई के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा एक तरफ है और 14 बंदे दूसरी तरफ है। सीधी सी बात, सिंपल इक्वेशन, इलेक्शन चाहिए होते, वो होने थे तो वो इलेक्शन कर देते। अब आप देख लीजिए कि कौन रेफरेन कर रहा है, कौन इलेक्शन से भाग रहा है। इमरान की कमजोरियां अपनी जगह पे जो थी तो ठीक है, लेकिन इमरान इस वक्त वही चीज मांग रहा है जिसके बारे में कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और पावर की जो है वो सेंट्रल ग्रेविटी भी अवाम है। तो फिर इलेक्शन करवा देगी, इतने बहाने हीले क्यों? और जहाँ तक कोर्ट के फैसलों की बात है तो इमरान से ज्यादा किसी और को फायदा मिलता था। अब ये है कि अब वो नहीं मानते, हुकूमत में बैठे हैं, इन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल हेड ऑन कर दिया है हर इदारे को। अब असेंबली में जो कुछ होता है वो जुडिशरी के खिलाफ, जुडिशरी को इन्होंने
खामखा के लिए अपना मुखालिफ बनाए हुए, ऐसा नहीं है। नवाब साहब, अगर हुकूमत वक्त जुडिशरी के हवाले से इस तरह की बातें करेगी, अगर हुकूमत वक्त एक अदलिया का फैसला है उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर करेगी, कहेगी हम बेंच को तस्लीम नहीं करते, हम फ़लाने जज को तस्लीम नहीं करते, हम उसके फ़ैसलों को नहीं मानते, फिर मुल्क चलेगा कैसे? या फिर तो कल को आप, मैं, कोई भी आम शहरी भी उठ के, उसके पास भी हक होना चाहिए, वो भी उठ के कह दे कि जी मैं इस निज़ाम अदल को नहीं मानता, लिहाजा मैं तो इस सज़ा को नहीं कबूल करूँगा या इस फैसले को कबूल नहीं करूँगा जो ये जुडिशरी दे रही है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? लॉलेसनेस है, सीधी सी बात है, लॉलेसनेस होगी। लॉ को जब हम नहीं मानेंगे तो यही होगा। हैदर खान डरे उस वक्त से हम कि पता नहीं क्या होगा, रोड पे ऊपर आएगा, लोग अपना इंसाफ खुद करना शुरू कर देंगे। यकीनन ऐसा है कि जिस तरीके से चैलेंज किया जाता है गवर्नमेंट की पार्टीज की तरफ से, खास तौर पे जो नाम PMLN की तरफ से जितनी सख्ती से बोला जाता है जजेस के खिलाफ, जितनी सख्ती से इन्होंने जनरल्स के खिलाफ पहले बात की, तो अब तो इन्होंने आवाम को रास्ता सिखा दिया है। हैदर खान, मैंने बहुत पहले एक कॉलम में लिखा था, मरियम साहिबा गालियां देती थी, सख्ती से बोलती थी पाकिस्तान की आर्मी के भी खिलाफ और दूसरे इदारों के खिलाफ। तो मैंने उस कॉलम में लिखा था, मैंने कहा था कि बीबी मरियम आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर लोग पाकिस्तान के कोनों में पड़े हुए और आपसे बहुत ज्यादा गालियां भी दे सकते हैं, बहादुर भी बहुत ज्यादा है। ऐसे मत करें, ट्रेंड सेटिंग मत करें। ट्रेंड सेटर जो है उसने पहले वो चीज में आके उसने पैसे का ट्रेंड डाल दिया, अब धमकियों का डाल दिया, अब पता नहीं अल्लाह के जो है लाठी अगर पड़े तो और बात है, वरना समझ नहीं आता कि इनको एक खास किस्म का क्या कहते हैं वो है जी एहसास ये कि वो एहसास से कमतरी होता है जो बदतरी में चला गया है। हुक्मरानी जो होती है वो मांग के ली जाती है, भीख मांग के, वोट की भीख मांग के। तो अब इनको अकल करनी चाहिए जी, सब पार्टियों को इलेक्शन करवा दे, कोई इशू नहीं है। पैसे की बात करते, पैसा बहुत है जी, मुल्क बहुत खूबसूरत है। इन लोगों ने इसका गंदा चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया। लोग आते हैं मुझसे, बाहर से दोस्त बात करते हैं कि किस मुल्क में पड़ी हुई तुम आ जाओ इस तरफ, ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब ये कि हमको लगता है साफ साफ, इतने साफ तरीके से लोग लगता है कि बिग के बात कर रहे हैं। आपका नैरेटिव मेरे मुंह में ठीक नहीं लगता, मेरा अपना नैरेटिव ठीक हो, लेकिन जब मुझे आपने किराए पे ले लिया, रेंट अ कार की तरह होती है जी, रेंट पेन, रेंट पेंसिल वाली बात जो है मैं देखता हूँ मुझे घिन आती है अपने आप से कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हक की बात करेंगे हमें हैदर खान तो बहुत है, हक और सच हक होता है। मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी वो सच्चाई होनी चाहिए जो सब दूसरों के लिए भी हो। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए जब भी मिल बैठ के बातें करे, धमकियां मत दे। राणा सना की तरह राणा सना कहता है या हम होंगे या तुम होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स का एक क्या कहते हैं चैप्टर है हमारे पास। लेकिन नवाब साहब वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद खान साहब ने रखी है, वो भी अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ऐसी बातें करते रहे कि मैं ख़त्म कर दूंगा, ये इनका जेलों में इस तरीके से रखा जाएगा। तो वो कहते हैं बुनियाद तो इन्होंने रखी है, हम क्या करें फिर, अब ये फेस करें। नहीं हैदर खान, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये इमरान खान ने धमकियां उनकियां थोड़ी भी दी थी। उन्होंने कहा कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा और मैं अगर करप्ट लोग के पीछे जाऊंगा चोरों के तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। उससे एक बात साबित हुई। एक बात बता दूं आपको, मैं सियासत का तालिब इल्म छोटा सा, मैंने कभी भी नहीं देखा कि तहरीक इस्तेक़लाल वाले डायलॉग बेशक मारते होंगे उस वक्त भी, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि हम उनको इनकी हस्ती से नहीं हटाएंगे, लेकिन ये था कि सियासत से इनको हटा देंगे। इररिलेवेंट कर लिया, अगर कोई माने ना माने। अच्छा नवाब साहब, यहाँ पे नवाब साहब दो चीज़ें हैं। एक जानिब हुकूमत है जो अब ओपनली बातें कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है कि जहाँ पर किसी कोर्ट का कोई फैसला है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जिस वक्त इंतज़ामिया मुतहरक होती है वो वहाँ पर बंदे खड़े कर देते हैं। तो ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दोनों हाथों से बज रही है। मसला वही है जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि अपनी मर्जी की चीज़ है तो वो दोनों साइड्स को कबूल है, मर्जी की नहीं है तो दोनों साइड्स कबूल नहीं कर रही। हुकूमत चूँकि हुकूमत है, उनके पास ताकत है, इक़्तिदार है, वो हर तरह रिएक्ट कर रही है। खान साहब के पास चूँकि एक पब्लिक सपोर्ट है, लोग खान साहब के लिए जान देने को तैयार हैं, खान साहब से मोहब्बत करते हैं, तो वो खान साहब भी एज ए प्रोटेक्शन शील्ड, मतलब ह्यूमन प्रोटेक्शन शील्ड यूज़ कर रहे हैं उनको।
میں عرض کروں آپ سے کہ بالکل آپ کی بات ایک طرح سے صحیح ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرتے توشہ خانہ والا کیس میں، توشہ خانہ کا کیس تو بہت سے لوگوں کے اوپر ہے، باقیوں کو بھی گرفتار کر لیں، یہ مذاق ہو رہا ہے جی، یہ کیس کو کیا کہتے ہیں سیریس نہیں کوئی کام۔ لیکن آپ صاحب یہاں پہ تو پھر تو پیرلل ڈیبیٹ چل جائے گی نا کہ کسی اور کے خلاف ہے تو اس کو بھی کریں تو عمران خان کو کریں۔ پاناما کیس میں تو بہت سے لوگ تھے لیکن جو وکٹم بنے وہ تو صرف شریف فیملی بنی، کیس میں تو نام تو بہت لوگوں کا آیا تھا۔ اگر اس طریقے سے چیزوں کو ہم کریں گے پھر تو مطلب سڑک پہ کھڑا جو ٹریفک وارڈن ہے اس کو تو ہر بندہ ہی کہتا ہے سر وہ ویکھو بھی اشارہ توڑ کے گیا ہے، اولا چلان تو اس نے کہتا میں نے پھڑ لیا ہے، تو وہ تو پھر جس کو بھی پکڑیں گے وہ یہی کہے گا یار پہلے اس کو پکڑو پھر اس کے بعد مجھے سزا دینا۔ دیکھیے جی پاناما بہت بڑا وہ کیس تھا، وہ پاکستان کا تو نہیں تھا، موبائل سے ہی جو ہے نا انرتھ ہوا، لیکن جو پاکستان کے لوگ تو ان میں صحیح جو سزا ملی وہ تو شریف فیملی کو ملی نا اس کے اندر۔ سر تو ایک تھا نا جی، شریف نواز تو ایک ہی تھا اس کے اندر، باقی لوگ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے ہوں گے، چلی بات ہے یہ حکمران تھے، ان کو تو کیا کہتے ہیں صادق اور امین ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ملک کو کھایا، جو کہا گیا اس میں تو میں دیکھیں حضرت خان ہم بحث کرنے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں لمبی چلی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حکمران تھے، یہ ٹرینڈ سیٹر تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے والد پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، اور جب 88 میں پیپلز پارٹی جیتی تو میرے والد نے بے نصیب کو فون کیا کہ بیوی حکومت مت لینا، اس سے کام نہیں بنے گا آپ کا، خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کیسے، ہم نے 11 سال ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر ان کے یہ جو لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کی طرف پیسے کمائیں گے تو ہم مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ ٹرینڈ سیٹر جو ہے نا وہ نواز شریف پہ پیسوں کا اس ملک میں بدبختی ہماری آئے تھے۔ میرا اچھا نواب صاحب تھوڑی سی بات بلوچستان کی کر لیں، میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، مجھے یہ بتائیے گا بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک تو آپ یہاں پر پبلک کا رسپانس کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آئندہ انتخابات اگر وقت پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں موجودہ سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اکتوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں بلوچستان کی عوام کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے بلوچستان کی عوام جو ہے ہمیشہ سے طاقت کے پیچھے جاتی ہے، عوام سے مراد لیڈرز، عوام بیچاری کو کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے بھی اشارے دیے گئے کہ آپ پیپلز پارٹی میں جائیں، میں ہنس گیا، میں نے کہا جی مجھے سود گواہ چوس، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں جاؤں، پیپلز پارٹی کے لیڈر نے مجھے 2012 میں ہی کہا کہ آ جاؤ میری پارٹی میں، میرے باپ کی پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ جمعیت اور پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ شاید اگلی حکومت ان کی آئے گی، جو چیز کی حکومت ہوگی ہم بھاگیں گے اسی کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان کی کوئی سیاست نہیں ہے، بلوچستان کے لیڈرز جو ہے نا قوم پرست ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ جو ہے نا صرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے آگے کیا ہوگا ہم وہ کریں گے۔ بلوچستان کی سیاست تو بالکل ہی آپ سمجھ لیجیے کہ اس میں نہ قوم پرستی ہے نہ اس میں علاقہ پرستی ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے ساتھی مفاد ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے جی اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں تو شاید جو ہے نا یہ کہ کوalition میں جمعیت بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی ہو، کوئی اور نیشنل پارٹی ہو، یہ سب مل کے کریں، لیکن پاکستان میں کوئی صحیح قسم کی پارٹی اس وقت کوئی نہیں آئے گی جو کہ بلوچستان کے تحریک انصاف کا کتنا شیئر دیکھ رہے ہیں آپ بلوچستان کے اندر؟ پر تحریک انصاف کو مل جائے گا جی، اچھا شیئر ملے گا جی، لیکن تحریک انصاف کی ابھی تک یہاں پہ وہ گیدر نہیں کر پائی جی۔ میں سبی سے تحریک انصاف کو اچھا شیئر ملے گا؟ نہیں بلوچستان سے اچھا ملے گا، میں آؤں نا، میری ملاقات طے ہے، جب کی ملاقات ہوگی میں مطلب یہ کہ میں جس پارٹی میں جاؤں گا نکلوں گا نہیں، تحریک میں جاؤں گا نا تو میں مل کے بیٹھوں گا، 2-4 باتیں کروں گا، ڈسٹرکٹ کی باتیں کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا چنک مل جائے گا اس کو جی، بلوچستان میں اچھا چنک مل جائے گا۔ بالکل نواب صاحب آخر میں بتائیے گا ابھی جو نگران سیٹ اپ ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز اچھا بھی جانتا ہے کسی کام کو یہ صحیح یا غلط ہے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں ہم سب کے سب جو ہے قانونی ماہر بن گئے ہیں، آئینی ماہر بن گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی مانے گا بھی، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کوئی بھی نہیں بنتا، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، اگر جس کا دل چاہتا ہے وہ چاہے کہ ملک میں آسانیاں ہو تو پھر تو یہ ان کی کانسٹیٹیوشنلٹی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے حکومت کرتے جائے، خوش قسمت لوگ ہیں وہ آگے ہیں، ہماؤں کے سر پہ بیٹھا ہے یا گزر کے ہے، ٹھیک ہے نا حیدر خان، تو کانسٹیٹیوشنلٹی کہاں پہ نہیں، قانون نہیں ہے ملک میں جی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ نواب صاحب،
آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش پاروزی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی.